once again. हेलो एंड वेलकम टू द गेट मास्टर्स। आज हमारे साथ जो है, जैसा कि आपको पता है, मिस्टर मयंक कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने बीपीएससी AE 03-2017 वाला जो एडवर्टीज़मेंट था उसमें 8वीं रैंक प्राप्त की है। तो वो आज हमारे साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस और थॉट्स जो हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे, और जितने भी आपको सजेशन हैं जो आने वाली वैकेंसीज हैं उनको लेकर जो भी सजेशन देना होगा वो देंगे। ठीक है, तो लेट्स टॉक विथ हिम। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, और आप बिहार बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले एग्ज़ाम में आप सेलेक्ट हुए हैं। तो आपसे हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया आप अपने बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मयंक है और मैंने बीपीएससी परीक्षा में 8वीं रैंक लाई है। मैं केंद्रीय विद्यालय सोनपुर से मैंने पढ़ाई किया था, कक्षा 1 से लेके कक्षा 12 तक। फिर मैंने MITS ग्वालियर से मैंने अपना बीटेक किया, और फिर मैंने तैयारी किया। ग्वालियर से मैंने किया था जब मैं डिग्री अपना कर रहा था तभी। उसके बाद मैंने कहीं कोई भी तैयारी नहीं की। फिर 2016-2017 का मैंने गेट दिया। उस दौरान मैं यांत्रिकी एडवेंचर्स लिमिटेड में एक एकेडमिक कोऑर्डिनेटर कम फैकल्टी की पोजीशन पे कार्यरत था। फिर मैंने 2019 के गेट में 236 रैंक लाई और मुझे ONGC में मेरा सिलेक्शन हुआ। इसके साथ साथ मेरा सिलेक्शन IOCL, BHEL, NPCIL और राइट्स लिमिटेड में हुआ। फिर मैंने वहां पे ONGC ज्वाइन किया और मुझे ONGC में आसाम एसेट में मैं भी कार्यरत हूँ। फिर मैंने उससे पहले मैंने ONGC में सिलेक्शन से पहले मैंने IIT कानपुर में भी मेरा एडमिशन हुआ था। फिर मैंने उसको छोड़ के ONGC ज्वाइन किया और मैं अभी वहीं पे कार्यरत हूँ। फिर मैंने बीपीएससी का एग्जाम भी किया है और मैंने 8वीं रैंक लाई। टफ कंपटीशन में टॉप 10 में जो है आना और अपनी जगह बनाया, उसमें तो ये सब जो है कितना मुश्किल था और कैसे हो पाया ये सब? बीपीएससी की जो जर्नी थी वो काफी लंबी जर्नी थी। 2016 के दिसंबर में शायद इसका ऐसा आया था कि नोटिफिकेशन आने वाला। 17 के स्टार्टिंग में उसका फॉर्म भरा है, तो मार्च 2017 में फॉर्म हमने भरा था। फिर मेंस हुआ 1 साल बाद, फिर एक साल बाद मेंस हुआ और अभी 1 साल बाद जाके इंटरव्यू हुआ। तो एक बड़ा लंबा जर्नी था ये, और पेशेंस चाहिए। अगर बीपीएससी में अगर मैं बोलूं किसी को तैयारी करने वालों को या जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें पेशेंस आपको चाहिए होगा। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप हरी में नहीं प्रिपरेशन कर सकते हैं, आपको इन डेप्थ होकर तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करने के दौरान में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों को अलग अलग पैटर्न है, उसको तैयारी करना पड़ेगा और सेल्फ मोटिवेटेड होकर आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि लंबा एग्जाम आप देने जा रहे हैं। और उसके बाद जैसे इसका प्रिपरेशन आपने बीपीएससी का जो प्रिपरेशन बीपीएससी का वो आपने कैसे किया? क्योंकि आने वाले जो वैकेंसीज हैं उनमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं बैठने वाले हैं, तो उनके कुछ आपका गाइडेंस कुछ? बिल्कुल, बीपीएससी AE का जो सिलेबस है, सबसे पहले मैंने उस सिलेबस को देखा। उस सिलेबस में जो भी चीजें लिखी गई थी, जैसे हमने अभी जो 2017 का जो एडवर्टाइजमेंट था उसमें 3 चरण की एग्जामिनेशन था, प्रीलिम्स था, मेंस था। तो प्रीलिम्स की तैयारी अलग, पहले आप सिलेबस अच्छे से मैंने देखा, फिर सिलेबस देखने के बाद पहले मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की। हालांकि उस तैयारी के दौरान बहुत सारी कठिनाइयां आई, क्योंकि प्रीलिम्स में जनरल इंजीनियरिंग का सिलेबस था और उसके साथ साथ जीके का सिलेबस भी था। जनरल इंजीनियरिंग में काफी दिक्कत होती थी, क्योंकि पढ़ा हुआ नहीं था, सिर्फ फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। उसके बाद फिर मैंने जनरल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ी थी, तो उसके लिए एक अलग से मैंने नोट्स वगैरह बनाए, बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस को लेके उसके लिए नोट्स बना के तैयारी की। और प्रीलिम्स में मैंने सिर्फ प्रीलिम्स में फोकस किया। इससे क्या हुआ, क्या जो प्रीलिम्स हमारा निकल गया। फिर जब मेंस की बारी आई तो फिर मैंने वैसे ही पहले सिलेबस को रीड किया, सिलेबस जो भी लिखा हुआ था
जितने भी पोर्शन, जितने भी एग्जाम्स के जैसे 9 पेपर हमारे हुए थे, तो 9 पेपर का सिलेबस अलग अलग था। उन सब सिलेबस को अच्छे से रीड किया और रीड करने के बाद फिर मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू किया, स्टैंडर्ड बुक को फॉलो किया और आज रिजल्ट आपके सामने है 800 का। चलिए, और भी जैसे उसके बाद मेंस में आपने किस तरह से पेपर लिखा था, सब्जेक्टिव स्पेशली सब्जेक्टिव? मेंस में ऑब्जेक्टिव तो इजी था, बट सब्जेक्टिव में क्या था कि कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं था, और जो क्वेश्चंस आए थे उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की भी जरूरत पड़नी थी। तो जो थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, बहुत सारे क्वेश्चंस और डेरिवेशन थे, उनको मैंने अटेम्प्ट किया था, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया था। मतलब हमारा लास्ट तक आंसर, किसी भी न्यूमेरिकल का आंसर मेरा लास्ट तक नहीं आया था। उसमें कहीं ना कहीं इतने बड़े बड़े आंसर आ गए थे tan इनवर्स करके। फिर मैंने हर आंसर के बाद में एक नोट लिख दिया था कि एज साइंटिफिक कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, दैट्स व्हाई द एग्जैक्ट आंसर वैल्यू can't be फाइंड। तो ऐसे हर क्वेश्चंस के लास्ट में, जिसमें भी मैंने न्यूमेरिकल लिखा था उसके लास्ट में मैंने लिख दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं एग्जामिनर पढ़े तो एक थोड़ा सा सिंपैथेटिक उसका व्यू आ जाए और कहीं वहां से थोड़ा 1-2 नंबर ज्यादा दे दे। मेंस का जो प्रिपरेशन है, मेंस का प्रिपरेशन आपने कैसे किया था? इस तरीके से क्या सोर्सेस क्या थे? मेंस में जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन था उसके लिए मैंने लूसेंट की बुक रेफर किया था। अच्छा। और जो जनरल इंग्लिश के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं किया था। अगर आप 10वीं तक अगर अच्छे बच्चे हैं तो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के लिए प्रिपरेशन करने की जरूरत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। फिर उसमें एक जनरल इंजीनियरिंग का पेपर था, फिर से मैंने जो प्रीलिम्स के टाइम पे जो नोट्स बनाया था मैंने उसको फिर से मैंने रिवाइज किया था। और जनरल इंजीनियरिंग में एक बात मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं वो अब कन्वेंशनल में जो जनरल इंजीनियरिंग आएगा उसमें 4 जैसे 8 क्वेश्चन आएंगे मान लीजिए आपको, तो 5 ही करने होते हैं कन्वेंशनल सब्जेक्टिव, तो आपको उसमें 3-4 मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस दिख जाएंगे और आप उन्हीं को करने का प्रयास करिए। अगर आप वो सही कर देते हैं तो आप सेफ जोन में रहेंगे। आपको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल का करने लगे, क्योंकि जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो टफ थे। ऐसा नहीं था कि बहुत इजी था और आप 1-2 महीने की तैयारी करने के बाद या 1-2 महीने पढ़ने के बाद आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का कर दिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो मैंने क्या किया कि मेंस जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग था उसके सारे क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कर दिए थे। और प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी, बेसिक सिविल बेसिक, क्योंकि उसमें ऑप्शंस नहीं होते हैं, आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जनरल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मैंने जो कन्वेंशनल हमारा मैकेनिकल 1 और मैकेनिकल 2 था उसमें मैंने हर दोनों मैकेनिकल 1 में भी और मैकेनिकल 2 में भी 3 सब्जेक्ट अच्छे से मैंने तैयार किए थे। 3 सब्जेक्ट, टोटल 6 सब्जेक्ट थे, मैंने 3 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार किए थे और मैं ये सोच के गया था कि इन तीनों से अगर आएगा तो मैं इस क्वेश्चन 100% कर दूंगा। और ऐसा हुआ भी कि 8 में से 5 करने होते थे कि दूसरे वाले पेपर में तो 10 में से 5 करने थे। तो ऐसा हुआ कि मतलब मैं जो 3 सब्जेक्ट जो अच्छे से मैं करके गया उसमें से बहुत सारे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और सही अटेम्प्ट किए। तो न्यूमेरिकल का आंसर आया नहीं था, तो लेकिन तैयारी करने के टाइम में बच्चों को ये ध्यान रखना है कि पूरा सब्जेक्ट लेके एक साथ तैयारी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को ध्यान रखें। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 पेपर की बात करें सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आप फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद पावर प्लांट और आपको टर्बो मशीन, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि इससे आपका हो सकता है तो आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर देंगे इन तीनों को करके। इनके अलावा जो भी लगता है आप थोड़ा पढ़ लीजिए, बट ये 3 फ्लूइड मैकेनिक्स, टर्बो मशीन और आपका पावर प्लांट, ये आपको तीनों बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। और पेपर 2 में अगर मैं बात करूं कन्वेंशनल मतलब सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, आपको मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन, आपको ये तीनों सब्जेक्ट अच्छे से करने चाहिए। और प्रोडक्शन एक बड़ा टॉपिक है, बट उसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। हमेशा जो लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा कन्वेंशनल में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और रिपीट कहां से होते हैं, तो आप आईईएस के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के कन्वेंशनल क्वेश्चंस प्रोडक्शन में आप एक बार पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाएंगे, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि रिपीट होगी। तो मैंने ऐसे ही तैयारी की।
और उसके बाद इंटरव्यू के तैयारी के लिए आपने क्या किया? देखिए मुझे बीपीएससी में क्योंकि 2012 में शायद लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था और उसके बाद फिर एग्जाम हुआ नहीं था, तो इंटरव्यू के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट आपके चैनल के माध्यम से, गेट मास्टर के जो चैनल है उसके माध्यम से आपने जो इंटरव्यू का सेशन कराया था, 2 सर आए थे, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं बताऊंगा, मुझे नाम नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो गोपालगंज में पढ़ते हैं और एक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो उनकी मैंने दोनों की वीडियो देखी थी आपके चैनल के माध्यम से, और मैंने उन वीडियो को मतलब एक थोड़ा सा ओवरव्यू मुझे हो गया था कि हाँ इंटरव्यू में क्या हो रहा होगा वहाँ पे, क्योंकि एक इंटरव्यू में बड़ा वेटेज था, 100 मार्क्स का वेटेज था, उससे सिलेक्शन रिजेक्शन डिसाइड होना था। तो मैंने वो आपके चैनल पे देखा और उसी के हिसाब से अपनी तैयारी की। जैसा कि सर ने बोला था कि बहुत ज्यादा टफ डिटेल में क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं इंटरव्यू में, बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैंने भी बेसिक क्वेश्चन को तैयार किया और इंटरव्यू में फिर जाके वही बेसिक्स क्वेश्चन को अच्छे से डिलीवर कर दिया और मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ। अच्छा, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे? क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में सबसे पहले जाते ही 5 लोग थे, एक चेयरमैन थे और 4 लोग जो प्रोफेसर थे मे बी। तो चेयरमैन सर सबसे पहले पूछे कि कहाँ से आपने बीटेक किया है। अच्छा, तो मैंने ग्वालियर बताया। आपके पैनल में चेयरमैन सर खुद थे? हाँ, चेयरमैन साहब से सिला सर के बोर्ड में था मेरा। अच्छा। तो उन्होंने मेरा बीटेक के बारे में पूछा कि कहाँ से बीटेक किया, तो मैंने फिर बताया कि ग्वालियर से मैंने किया। तो फिर मुझे ग्वालियर के बारे में एक दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा था कि तानसेन का मकबरा देखे हो। फिर उन्होंने ग्वालियर और बिहार को कंपेयर करवाया था कि बिहार और ग्वालियर में तुम्हें क्या थोड़ा सा डिफरेंसेस मिले। और इसके बाद फिर उन्होंने फिर टेक्निकल, मतलब बहुत ये 1 मिनट तक चला होगा नॉन टेक्निकल, फिर उन्होंने टेक्निकल के जो लोग थे बैठे हुए उनसे बोला कि आप प्रोसीड कीजिए। तो उसमें जैसे हमसे पूछा गया पहले थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस पूछे गए, ट्रिपल पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बारे में और उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है रेफ्रिजरेशन के इंडस्ट्री में। फिर हमसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में थर्मल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया और उसका एप्लीकेशन की थर्मल स्ट्रेस कहाँ पे देखने को मिलता है ये पूछा गया। और फिर बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ जो एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप बीम को ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, कोई भी कैंटिलीवर या कोई भी बीम है उसको ऑप्टिमाइज कैसे करें, तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ क्या होता है ये भी मेरे से पूछा गया था। मेरे से फिर फ्लूइड मैकेनिक्स से बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। फ्लूइड मैकेनिक्स से मेरे से न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है ये पूछा गया था और फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जांपल पूछा गया था। तो पहले तो मैं शॉक हो गया कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या, मतलब इसका एग्जांपल क्या होगा। फिर मुझे ध्यान आया कि यार बहुत सारे फ्लूइड है नॉन न्यूटोनियन के, मतलब कोई भी बोल दो, ब्लड बोल दो, टूथपेस्ट, सब कुछ, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का उन्होंने एग्जांपल पूछा था। और फिर प्रोडक्शन से भी मेरे से क्वेश्चन पूछे गए थे। प्रोडक्शन में उन्होंने आयरन कार्बन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, और माउल्ट क्या होता है और माउल्ट की क्या प्रॉपर्टी होती है। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, जो लोग बीपीएससी मैकेनिकल से तैयारी कर रहे हैं, लोग अभी कर रहे हैं और फर्दर वो अगर इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं या वो किसी भी एग्जाम में के इंटरव्यू में बैठना चाहते हैं, चाहे वो कैंपस प्लेसमेंट की इंटरव्यू हो, चाहे वो गेट के बाद जो पीएसयू की इंटरव्यू होती हो, चाहे कहीं भी, भाई आयरन कार्बन डायग्राम आपका सबसे इंपॉर्टेंट इंटरव्यू का क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो कृपया करके आप आयरन कार्बन डायग्राम को करके जाएं, अच्छे से करें और फिर आपका अच्छा। और जैसे आपका इंटरव्यू था कब? डेट क्या थी? मेरा इंटरव्यू 18 तारीख को था, 18 जून को। और उसके बारे में पहले 15-16 और 17 को भी इंटरव्यू हुआ था, तो उसका रिव्यू भी आपने देखा था क्या? उसका रिव्यू भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने देखा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा एक्टिव नहीं था क्योंकि बहुत साल हो गया था और मैं फिर यहाँ पे काम कर रहा था। तो आप ही के चैनल के माध्यम से जो भी मुझे थोड़ा आइडिया मिला कि इंटरव्यू में क्या होना है, आप ही गेट मास्टर के चैनल से। अच्छा चलिए। तो अभी आप आगे क्या अभी कुछ दिन टाइम लगेगा इसके ज्वाइन अब तक का अभी तो आप इसी में राइट्स में रहेंगे और उसके बाद आपका जी अभी इंतजार करेंगे, जब ज्वाइनिंग आएगा तो फिर ज्वाइनिंग करेंगे और फिर मजे करेंगे। ठीक है, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका राजीव जी। और ये जो आप गेट मास्टर का चैनल चला रहे हैं वो सच में जन कल्याण का चैनल है, बच्चों को जानकारी दे रहे हैं आप। और आप, मुझे पता है कि चैनल चलाने में क्या दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। आप अकेले आदमी हैं, सब कुछ मैनेज करते हैं,
और वेल रिसर्च वे में आपका चैनल पे ऐसा कुछ होप्स नहीं चला दिया जाता कि कुछ भी चला दिए। आप रिसर्च करते हैं पहले, तब जाके आप अपने चैनल पे कंटेंट्स को डालते हैं। आपके कंटेंट्स में नेचुरलिटी और आपके कंटेंट्स में ट्रस्ट होता है। तो आपको मैं बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लगता है कि कोई आदमी अगर ऐसा कर रहा है, कोई मेहनत कर रहा है, मुझे अच्छा लगता है। आपको भी बहुत बहुत Thank you, thank you, thank you. थैंक यू। Thanks to all of you, my dear friends, for watching the videos. If you have any queries, you can write us on getmasters20@gmail.com. For more details, you can visit www.getmasters.org. You can also join our Telegram channel at getmasters20. You can like our Facebook page, Getmasters Facebook page at getmasters20, and you can follow us on Instagram at getmasters20. And please like and share the videos and subscribe Getmasters on YouTube. Thank you.